सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। केसी अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं गणित अध्याय 5 लेक्चर का रैखिक समीकरण ये प्रश्नावली 5.2 जिसमें कि रैखिक समीकरण से संबंधित इबारती प्रश्नों को हल करने के लिए प्रश्न दिए गए हैं का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आज हम इस वीडियो में संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। का नाम है के मैथ्स एजुकेशन। इस वीडियो में जो प्रश्नावली हम लोग करने जा रहे हैं 5.2 इसमें 12 क्वेश्चन, क्योंकि ये इबारती प्रश्न है इसमें काफी लंबा समय लग सकता है। अगर ये काफी लंबा होगा तो हम इसको 2 भागों में लेकर आ जाएंगे, करने वाली कोई बात नहीं। जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल में नए हैं उनको सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं उससे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाए, आप उसे देख सकते। बाद जो विद्यार्थी अभी तक हमारे पिछले अध्यायों के वीडियो या पिछले प्रश्नावली के वीडियो को नहीं देख पाए हैं, के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक एक प्रश्नों को बेसिक कॉन्सेप्ट का समझाएंगे हम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे दूसरों में शेयर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं प्रश्नावली में क्या क्या इबारती प्रश्न लगे हुए। सबसे पहला हमारा प्रश्नावली 5.2 है, जिसमें पहला प्रश्न बोला गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और उसके आधार की माप 12 मीटर है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात की। तो यह त्रिभुज तो कई प्रकार से बनता है और उसका क्षेत्रफल अलग अलग इस टाइप का त्रिभुज रहे हिसाब से उसमें सूत्र लगाना पड़ता है। यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिया है, आधार दिया है, उस आधार पे मैं यहाँ पर जो सोच रहा हूँ वो है एक त्रिभुज है का आपको आधार दिया है और इसकी ऊंचाई निकालनी। इस ऊंचाई के बारे में नहीं मालूम तो हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, h मान लेंगे, जैसा आपकी मर्जी हम मान लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉल्यूशन। माना कि त्रिभुज की ऊंचाई x में, ठीक है। इससे पहले आप लिख सकते हैं दिया हुआ है या बाद में लिख सकते हैं दिया हुआ, ठीक है। चलिए मैं जो दिया हुआ है उसको लिख लेता हूँ। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, क्षेत्रफल का वो दिया है 36 वर्ग मीटर और क्या दिया हुआ है, आधार क्या दिया हुआ है, 12 मीटर, क्या है। अब हमारा सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है का सूत्र होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। चाहिए जो दिया है उसको रख दीजिए, क्षेत्रफल की जगह में 36 रख दीजिए, 1/2 रख दीजिए, आधार हमको दिया है 12 वो रख दीजिए और ऊंचाई की जगह में हम क्या माने हैं, x। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, x 6 के साथ गुणा में है, दूसरे तरफ जाएगा तो निश्चित रूप से भाग हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 छक्का, और इस तरह से आ गया x का, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए इस तरह से हमने पहला प्रश्न कर, बहुत ही आसान तरीका।
अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये? एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं एक आयत बना लेता हूं ताकि लंबाई चौड़ाई हमको समझ। ध्यान से देखिए, जो आयत की लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है, ज्यादा है। ज्यादा बोलने का मतलब उसमें जोड़ना है। कई लोग इसे गुणा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब मैं इसे समझाऊंगा थोड़ी देर में। चलिए, जो चीज निकालने को बोला जाए उसको हमको मानना पड़ता है। तो यहाँ पर अब समस्या ये है कि ना तो लंबाई पता है ना चौड़ाई, तो किसको माने? तब देखो यहाँ पर लिखा है प्रश्न में, लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब लंबाई तभी मिलेगा जब उसको चौड़ाई रहेगा, उसको 5 ज्यादा करोगे तब। इसका मतलब आपको चौड़ाई को मानना पड़ेगा एक। तो क्या करना है? माना कि आयत की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। अब हमने मान लिया, अतः लंबाई क्या होगी? 1/5, क्योंकि 5 ज्यादा है। बात समझ में आ गया होगा। ये हमारा आ गया x, तो ये भी x हो जाएगा। और ये जो लंबाई है 1/5। यहाँ तक समझ में आ गया बात? अब देखो, मैं 5 ज्यादा बोलने का मतलब जोड़ता क्यों? अगर मेरे पास 3 है, 3 से आप 5 ज्यादा करोगे, 5 6 15 नहीं करोगे, 3 धन 5 कर 5 गुना बोलता तब गुणा कर। इसीलिए हम ज्यादा का मतलब धन से मानते। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अब आ जाते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो का परिमाप है चौड़ाई का 5 गुना है। यहाँ पर लिखते हैं, जो परिमाप है मेरा वो चौड़ाई का कितना गुना है? 5 गुना। मतलब चौड़ाई को 5 गुना करोगे तो परिमाप दिखे। अब परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ये परिमाप है। इधर मेरा है चौड़ाई गुणित कितनी। चलिए अब मान को रखिए, ये 2 गुणित लंबाई कितना है मेरे पास? 1/5। धन चौड़ाई कितना है मेरा? x। चौड़ाई है मेरे x, गुणित में है 5। इस तरह से 2 का गुणा हो जाएगा, x और x दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 2x 5। 5 गुणित x हो जाएगा ये 5। तो दोनों के साथ गुणा होगा, 2 दूने होगा 4x धन 5 दूने 10 बराबर आएगा 5। ठीक। अब ये x को एक तरफ करो, संख्या को एक तरफ करो। इधर पहले से है 4x ऋण 5x धन है, वो इधर आके ऋण हो जाएगा। ये धन उधर जाके ऋण हो जाएगा। और इस तरह से ये ऋण x बराबर ऋण 10 होगा। ऋण से ऋण कटेगा और x का मान आ जाएगा 10। ये तो होगा ये हमारी चौड़ाई, कि हमने x किसको माना था? चौड़ाई। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? अब जो लंबाई है जो हमारी लंबाई है वो 5 ज्यादा है। तो 10 धन 5 बराबर क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? इस तरह से लंबाई और चौड़ाई निकल चुकी। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखिए क्या लिखा है। यदि किसी त्रिभुज का
एक कोण दूसरे कोण से 15 डिग्री अधिक है, तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से 25 अधिक है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न, चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज, प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है और समझना, ठीक है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, मान लेते हैं इसको पहला, और इसको 3 कोण है। अब ये बोल रहा है एक कोण है तो दूसरे कोण से 15 ज्यादा है। ये जो पहला वाला है वो दूसरे से क्या है कि 15 ज्यादा है। मतलब पहला तब तक नहीं मिलेगा जब दूसरा पता ना, तो पहले दूसरे को पता करना पड़ेगा, उसी से 15 तुम क्या करोगे, ज्यादा किसको लोगे, पहले वाले को लोगे। उसके बाद और भी देखिए, तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से 25 ज्यादा है। दूसरा जितना भी रहे उसका दुगना करना है और उसमें 25 और जोड़ देना है, तो आपको तीसरा मिलेगा। मतलब कुल मिला के ये देखा जा रहा है, जब तक दूसरा का पता नहीं चलेगा पहला का नहीं मालूम चलेगा। इसका मतलब दूसरे को हमको पहले पता करना पड़ेगा। ठीक, पहला दूसरा हो गया बहुत सारा। चलिए तो अब मैं सीधा सीधा मुद्दा मान लेता हूं, ये दूसरे वाले को ही हम क्या मान लेंगे, यहाँ लिखता हूं मैं, माना कि त्रिभुज का दूसरा कोण x है या x अंश है, अतः इससे क्या हो जाएगा, इससे 15 ज्यादा किसको लेना है, पहला। अतः त्रिभुज का पहला कोण बराबर में हो जाएगा x धन, क्लियर हो गया बात, एवं त्रिभुज का तीसरा कोण बराबर हो जाएगा, बोल रहा है दूसरा जितना भी रहे उसका दुगना करना है, उसमें 25 और जोड़ देना है। तो दूसरा तो मैंने x माना है, तो उसका डबल करो बोल रहा है और 25 और जोड़ दो, तब वो तीसरे के बराबर आएगा बोल रहा है। अब ये सब तो हमने कर लिया, अब यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों को निकालना है। ठीक, हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 100, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना अंश है, 180। अतः देखो यहाँ पर प्रश्न अनुसार नहीं चलेगा क्योंकि ये प्रश्न है ही नहीं, ठीक है। ये तो हमारा सिद्धांत पहले से मालूम है, उसको हम लगा रहे हैं। तो पहला कोण x धन 15 प्लस दूसरा कोण x और तीसरा कोण 2x धन 25 और तीनों मिलके हो जाएंगे 100। यहाँ देखो x x और 2x, x और x 2x हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4x। 15 और 25, 15 में जब 25 जोड़ोगे 40, 180। और इस तरह से आएगा 4x बराबर, ये धन इधर आके ऋण हो जाएगा, 180 ऋण 40 बराबर x। अब x का मान आएगा 4 गुणा में है, दूसरे तरफ जाएगा तो भागित हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 बचा, 2 और 0 20 और 4 पंचे 20। और इस तरह से x का मान आ गया, x किसको माने थे, दूसरा को। अतः बाइज्जत यहाँ पर लिखेंगे, अतः दूसरा कोण 35 डिग्री होगा। ठीक, समझ में आ गया। तो पहला कोण
पहला कोण कितना आएगा बराबर x धन 15 7 35 धन 15 जो कि बराबर आ जाएगा 50। और तीसरा कोण कितना मिलेगा 2 गुणित x का मतलब 35 धन 25 35 दूने 70 ये 25 कितना आ गया 95। इस तरह से हमारा तीनों क्या हो गया है मिल चुका है। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न के लिए। बेहतरीन सा हमारा क्वेश्चन लगा हुआ है, एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन तरीके से शानदार तरीके से बनाया जाए। चलिए चौथा देखिए, इन क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि उनके योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से 5। ये तो थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन फिर भी आभार तो करना है अभी। चलिए सॉल्यूशन, तीन क्रमागत माने लगातार, वो भी विषम संख्या क्या करना है ज्ञात करना है, इसको निकालना है। अब देखो अगर मान लो अगर मैं पहला विषम 3 मानता हूं तो दूसरा क्या होगा, अगला क्या होगा। यदि मैं 19 लेता हूं तो अगला क्या होगा 21, से अगला क्या होगा 23। का मतलब हमको जितना भी शुरू वाला है उससे 2 ज्यादा तीसरा वाला रहेगा और उससे भी 2 ज्यादा तीसरा वाला रहेगा अगर लगातार लेना है तो। और यदि पहले से देखें तो पहले से 4 ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर लगातार तो लोगे तो 2-2 का गैप है, अगर पहला दूसरे के साथ गैप देखेगा तो 2 का दिखेगा और पहला तीसरा के साथ गैप देखेगा तो 4 का दिखेगा। ठीक, ये विषम संख्या वाली बात बता दी है मैंने, एक राज बता दिया। अब मेरे को लेना है भी या नहीं मालूम, मालूम होता तो कुछ भी ले लेते, तो पहला तो मानना पड़ेगा, तो इसका मतलब पहला वाला तो मानना ही पड़ेगा ना। तो माना कि प्रथम विषम संख्या x है, अतः द्वितीय एवं तृतीय है ना क्रमशः ये इससे 2 ज्यादा करोगे तो x धन 2, और इससे अगला निकालना है तो इसमें 2 ज्यादा कर दो या इसमें 4 ज्यादा कर दो, इसी में 4 ज्यादा कर देते हैं क्या एवं x धन 4 होंगे। क्रमशः का मतलब ये द्वितीय के लिए ये लिखा गया है और तृतीय के लिए इसको लिखा गया। क्लियर है। अब यहाँ पर प्रश्न के अनुसार चलना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यहाँ पर चलना पड़ेगा प्रश्न के। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि उनके योग का 3 गुना, उनके योग करना है और 3 गुना करना है। चलिए पहला दूसरा और तीसरा, तो x धन 2 धन x धन 4 तीनों को जोड़ देना है, बोल रहा है उसका 3 गुना। ठीक है, क्या बोल रहा है मध्य संख्या के, मध्य माने बीच वाला, तो हमारा बीच वाला माने दूसरे नंबर वाला, तो इसका 8 गुना करना है बोल रहा है। तो x धन 2 का क्या करना है 8 गुना, और से 5 क्या है ज्यादा है, मतलब जो तीनों संख्याओं का योग का 3 गुना मध्य वाले के 8 गुना से और कितना ज्यादा है भैया 5 ज्यादा है। और इस तरह से जो शब्द दिए गए थे तो हमने गणितीय रूप में बीजीय रूप में स्थापित कर लिया है। अब यहां से हम सॉल्व करें। चलिए x x x 3x धन कितना हो गया 4 और 2 6, गुणित किससे होगा 3 से बराबर
ये 8 दोनों के साथ गुणा होगा, यहाँ आ गया 8x धन 8 दूने 16 और धन में आ गया 5। इसी प्रकार 3 का इधर भी गुणा होगा, 3 तिया 9x धन 6 तिया 18 बराबर 8x धन 16 और 5 कितना हो गया 21। अब x 8x इधर जाएगा, 18 इधर आएगा, यहाँ पर पहले से है 9x, ये कुछ नहीं मतलब धन, इधर आके ऋण 8x, इधर पहले से है मेरा 21 और धन 18, उधर जाके क्या हो गया ऋण 18। और इस तरह से x का मान आ जाएगा, 21 में 18 गया कितना आ जाएगा 3। ठीक, एक भी कर लेंगे कोई दिक्कत, मतलब मेरा प्रथम विषम संख्या, अतः प्रथम विषम संख्या क्या होगी, बराबर 3। द्वितीय विषम संख्या मतलब इसके आगे वाला 5, और तृतीय विषम संख्या 7 होगी। वैसे चेक करना है तो कर सकते हो, तीनों को मिलाओगे, चेक कर रहे हैं, जांच, मतलब ये बोला तो नहीं है लेकिन मैं करके दिखा रहा हूं। तीनों का योग मतलब 3 धन 5 धन 7, और इसका करना है 3 गुना। चलिए कितना आ रहा है, 3 5 8 7 15, 15 तिया, ठीक, ये हो गया जो पहले बोला था। दूसरे में बोला है मध्य के 8 गुने से, मध्य कहाँ है, मध्य वाला मतलब बीच वाला, मध्य का 8 गुना, उससे कितना ज्यादा 5, 8 पंचे 40 35, दोनों सेम आ रहा है, मतलब जांच हो गई एकदम राइट है भाई। यार चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए, और ये रहा मेरा अगला 5वां प्रश्न। ठीक है, चलिए 5वां क्या कह रहा है जरा देखो, सॉल्यूशन। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, चलिए यहाँ पर एक भुजा वाला है, त्रिभुज के बारे में बोला गया है, 3 4 प्रश्न आ गया त्रिभुज का। अब भुजा के बारे में बोला गया है तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं पहला, तो मान लो दूसरा, इसको मान लो तीसरा। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का 1/4, पूरा प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं, 1/4, दूसरी भुजा है वो 7 दे दिया है, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर दे ही दिया है, तो इसको मैं ले लेता हूं 7 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा परिमाप का 2/5, परिमाप आपका जितना है उसका 2/5, तब त्रिभुज का परिमाप कितना। भैया जनरली जिसको पूछा जाता है उसको मान लिया जाता है, तो मैं मान लेता हूं, माना कि त्रिभुज का परिमाप x है। क्लियर हो गया बात। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है एक भुजा परिमाप का 1/4 है, अतः लिखूंगा यहां पर पहली भुजा वो परिमाप का 1/4, यानी परिमाप है मेरा x, गुणित में क्या आएगा का मतलब गुणा 1/4, यानी ये हो गया x/4। दूसरा तो दे दिया गया है आपको पहले से 7, फिर भी लिख देता हूं मैं, दूसरी भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, चलिए सब सेंटीमीटर में है, और तीसरी भुजा वो भी परिमाप का 2/5 है, परिमाप x है उसका 2/5, यानी आ जाएगा 2x/5। अब देखो त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, तो प्रश्नानुसार
त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। एक त्रिभुज का परिमाप हमने कितना मान लिया है? x बराबर आ जाएगा तीनों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा है वो x/4 है, प्लस दूसरी 7 है, और तीसरा है वो 2x/। क्लियर हो गया? तब x को एक तरफ लेके जाते। x ये कुछ नहीं मतलब धन, इधर आके ऋण x/4, ये धन है, इधर आके ऋण 2x/। बराबर में चलिए सबका लघुत्तम उत्तम ले लीजिए। 1 4 5 का लघुत्तम उत्तम आएगा 20। फर्स्ट है बार का लघुत्तम उत्तम आ गया 20। चलिए ये इसका पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो 1 का 20 बार में आएगा। जितने बार पहाड़ा पढ़ोगे ऊपर वाले से गुणा, ये हो जाएगा 20x। बीच में क्या लगेगा? माइनस। 4 का गुणा करिए, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार में आएगा, 5 ऊपर वाले से गुणा होगा और ये आ जाएगा मेरा 5x ऋण। 5 का 4 बार में और 4 दूने कितना हो गया मेरा? 8x। बराबर में कितना आ जाएगा? 7। वही बात। अब यहाँ 20 में 5 गया 15, और 15 में और 8 गया, ये आ जाएगा 7। बराबर या बटे में पहले लिख लीजिए, एक लाइन और लिखने में क्या है? बराबर में है 7। आपको x चाहिए, ये बटा में उधर जा गुणा हो गया, या गुणा है बटे में आ जाए। x बराबर 7 गुणित 20 बटे में 7 से 7 कट जाएगा, और x का मान आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। और x किसको माने थे आपने? परिमाप को माना था। इसका मतलब आपका परिमाप मिल गया। परिमाप 20 सेंटीमीटर हो। क्लियर हो गया बात? चलिए समय को ध्यान रखते हुए ये जो अभी इसके बात कर रहे हैं वो हमारा अंतिम प्रश्न होगा, क्योंकि 12 प्रश्न है, 6-6 के भाग में बांट देंगे, क्योंकि पूरे 6 प्रश्न फिर ये और कम से कम आधा घंटा 35 मिनट लग जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके बाद वाले जो 6 प्रश्न के बाद हम स्किप कर देंगे और उसको अगले भाग में लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्या बोल रहे हैं, पहले प्रश्न को समझिए। बिना समझे और पढ़े आप बनाना चालू करते हैं, यही गलती है। चलिए सॉल्यूशन। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। अब इसका मतलब पहले समझना। 2 अंक वाली संख्या का मतलब यह है कि उसमें एक इकाई रहेगा और एक दहाई। यही 2 अंकों वाली है, तो इसमें एक इकाई रहेगा और एक दहाई, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरा? 8 आ रहा है। क्लियर हो गया बात? चलिए मैं यहाँ मानना चालू करता हूँ। माना कि इकाई का अंक x है, अतः दहाई का अंक 8 ऋण x होगा। अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि 8 ऋण x क्यों होगा? अब मैं आपको समझाता हूँ। मान ली जाए 2 लोगों को जोड़ोगे तो 10 है, अगर उसमें से एक 3 है तो दूसरा क्या होगा? 7 होगा। लेकिन 7 को नया डिजाइन में कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं? मतलब 10 में से 3 को क्या किया गया है? घटाया गया है। मतलब योग, दोनों का योग में से एक को क्या करो? घटा दो, निकाल दो, तो बचेगा वो दूसरा वाला। तो वही तो बोल रहे हैं, यहाँ पर दोनों को मिलाओगे, इकाई वाला और दहाई वाला, तो दोनों को मिलाकर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। एक को मैंने x मान लिया, तो जो हमारा योग था इनका 8, उसमें से पहले वाले को घटा दिया तो दूसरा वाला मिल गया, दूसरा मतलब दहाई वाला। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए अब इसको मिटा देता हूँ, राइट वाले। चलिए अब यहाँ देखो जरा,
अब क्या बोल रहा है, अंकों का अंक परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। ये प्रश्न बड़ा समस्यात्मक है और इसको बड़े बारीकी से समझना पड़ेगा हमें। अभी देखो ये इकाई और दहाई का अंक आया है, तो अभी हमको बनाना पड़ेगा संख्या। ठीक है, तो हम लिखेंगे संख्या बराबर। संख्या बनाने के लिए आपको एक तरीका बताता हूं। अगर हमको इकाई में कौन है और दहाई में कौन है पता है, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, जो दहाई में रहता है उसको 10 से गुणा करते हैं और इकाई वाले को 1 से गुणा, फिर हमारा संख्या बनता है। तो वही काम यहां भी करेंगे। दहाई में कौन है, ये अंक है दहाई का। संख्या बनाने के लिए उसको 10 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 10 गुना उसका मान मिलेगा आपको। ये आ गया मेरा 8 x, इसका गुणा करूंगा मैं किससे, 10 से, क्योंकि ये दहाई में है धन, है ना। विस्तारित रूप आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। इकाई में है x, उसका गुणा 1 के साथ। अब ये 10 दोनों के साथ गुणा होगा, 10 अट्ठे 80, फिर 10x धन x गुणित x, और ये आ जाएगा 80 ऋण 9x। ये हमारा संख्या हो गया ओरिजिनल, जो हमारा इकाई और दहाई से बना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है अंकों का क्रम परस्पर बदलने पर, मतलब जो दहाई था वो इकाई मान लिए और इकाई को दहाई मान लिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, अंकों को परस्पर बदलने पर अंकों का क्रम परस्पर बदलने पर नई संख्या, मतलब जो इकाई में थी दहाई चली गई और दहाई थी वो इकाई में चली गई। ठीक, तो इसका मतलब अब इकाई वाले को दहाई मानेंगे और दहाई वाले को इकाई मानेंगे। तो भैया 10 से इस बार गुणा किसका होगा, x का होगा, क्योंकि इकाई दहाई बन चुका है। अब दहाई क्या हो जाएगा, इकाई बनेगी। और 8 ऋण x का गुणा किससे होगा, x से। ये संख्या बनानी है भैया। ये आ जाएगा 10x धन 8 ऋण x, 10 में से 1 चला गया, एक x चला गया, तो ये आ गया 9x और धन में आ गया 8। ये नया आ गया। अब बोल रहा है अंकों को क्रम बदलने पर प्राप्त जो संख्या है, मतलब इसकी बात कर रहा है, वो दी गई संख्या से 18 अधिक, मतलब ये वाला 18 अधिक है। तो प्रश्नानुसार ये जो संख्या है 9x धन 8, ये जो दिया गया मेरा संख्या है, जो कि मेरा 80 ऋण 9x है, उससे कितना ज्यादा है, 18। मतलब इसमें 18 जोड़ोगे तब वो बराबर दिखेगा, क्योंकि वो 18 क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। अब यहां से इस समीकरण को क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे, मान निकाल। चलिए इधर देखते हैं, क्या गया 9x धन 8 बराबर, ये 80 में 18 जोड़ोगे कितना आ जाएगा मेरा, 98। क्लियर हो गया बात। ठीक, चलिए, और ये आ जाएगा मेरा 9x, ये इधर आएगा और ये 9 इधर जाएगा। 9x पहले से है, ऋण 9 इधर आकर क्या हो जाएगा, धन 9x। 98 में 8 चला जाएगा, धन 8 है, उधर जाके ऋण 8। और इस तरह से 18x बराबर 90, और x का मान आ गया 90/18। 18 एकम 18 पंचे, और x का मान आ गया मेरा 5। ठीक, ये x नहीं निकालना है भाई हमको, यही तो गलती होती है हमसे, हम आधे अधूरे छोड़ देते हैं, पूरे प्रश्न को पढ़ते ही नहीं। वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो भैया संख्या ये है, अतः संख्या बराबर 80 ऋण 9 गुणित 5। 80 में 45 घटाइए और ये पाइए 35।
और यही हमारा क्या हो जाएगा। चाहो तो जांच कर सकते हो, चेक कर सकते हो। देखो हमारा संख्या क्या था, 35। इसको उल्टा किए, ये अपने से कितना ज्यादा है, 18,000। बस कहानी इतनी सी है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में 12 प्रश्नों में से 6 प्रश्न हल कर लिए। शेष जो 6 प्रश्न है उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि समय हो चुका है, लंबा हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन। वीडियो को आपने देखा, वीडियो कैसा लगा राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पसंद आए तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। साथ ही साथ जिन्होंने हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं, चाहे पिछले प्रश्नावली को हो चाहे पिछले अध्यायों का हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते। चलिए फिर इसका अगला भाग हम लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।